नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसके साथ ही अगले साल होने वाले तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव फतेह करने के लिए भी वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी को देखते हुए वो दक्षिण भारत के 4 राज्यों के दौरे पर हैं। 2 दिन के लिए पीएम मोदी दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम लोगों को 25 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। साथ ही मैसूरू चेन्नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन अब नए भारत की नई पहचान है। इसके बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु में डिंडीगुल के गांधी ग्रामीण संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। यहां पीएम मोदी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। यहां पीएम मोदी ने कहा कि गांधीवादी मूल्य तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं। अपने दक्षिण दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौजूद रहे। आज उन्होंने विशाखापट्टनम में 15,233 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विशाखापट्टनम में पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव रखी। इस रेलवे प्रोजेक्ट की लागत 450 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। पीएम मोदी के साथ इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे और यहां के लोगों को भी विकास परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन यहां सियासत भी खूब देखने को मिली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने नहीं पहुंचे। इससे पहले भी पीएम मोदी के तेलंगाना पहुंचने पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नहीं गए थे। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि केसीआर पीएम की अगवानी ना करके प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद से सांसद किशन रेड्डी ने कहा कि उन्हें इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है। यह तो तेलंगाना के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री राज्य को लाभ मुहैया कराने वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी नेता रामचंद्र राव ने कहा, केसीआर एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह और उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति दक्षिणी राज्य में बीजेपी की लोकप्रियता से ईर्ष्या करती है। उन्होंने कहा कि जब एमके स्टालिन और वाईएस जगनमोहन रेड्डी प्रधानमंत्री का स्वागत कर सकते हैं तो केसीआर क्यों नहीं। दरअसल साल 2024 आम चुनाव में बीजेपी की सरकार को 10 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2 चुनावों में उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत में बीजेपी को ज्यादा कुछ नहीं मिला। पार्टी को लगता है कि सत्ता विरोधी लहर के चलते उसे कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में दक्षिण भारत से इन सीटों की भरपाई हो सकती है। यही वजह है मिशन साउथ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं। ये ट्रेन चेन्नई, देश की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु और धरोहरों के शहर मैसूरू को आपस में जोड़ती है। कर्नाटका के लोगों को अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। जो लोग फले फूले आगे बढ़े, सत्ता पाई, वो खुद तो आगे बढ़ गए, लेकिन तेलंगाना को पीछे धकेल दिया।
तेलंगाना का जो सामर्थ्य है, तेलंगाना के लोगों का जो टैलेंट है, उसके साथ यहां की सरकार, यहां के नेता लगातार नाइंसाफी करते रहते हैं। तो लोकतंत्र में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण है और संख्या बल के मामले में उत्तर भारत राजनीति का केंद्र है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा बार बार सभी दलों को दक्षिण की ओर खींचती है। भले ही उधर संख्या बल नहीं है, लेकिन वह सब है जो एक राजनीतिक मॉडल और विकास की राजनीति को चाहिए। दूसरा कारण एस्थेटिक का है। दक्षिण भारत की संस्कृति आकर्षक है और रहस्यमयी है। तो आज हम मुद्दा में बात करेंगे राष्ट्रीय पार्टियों के दक्षिण अभियान को लेकर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोविंद राठी हैं, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता टीआरसी, और मनोज तिवारी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। गोविंद जी, पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष फोकस दक्षिण भारत की ओर रहा है। वह वहां की संस्कृति और राजनीति में गहरी रुचि भी रखते हैं। कई मौके पर उन्होंने इसे जताया भी है, लेकिन क्या आप लोग ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि जो दक्षिण में राजनीतिक रुख है वह बीजेपी से अतिरिक्त सावधान रहता है, या ऐसा माहौल बनाया गया है? जी राजेश जी, सवाल यहाँ पर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने इतनी सारी जनता को सौगात आज दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि मुख्यमंत्री को पहुंचना चाहिए था। उनकी अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब तेलंगाना पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तब भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे। क्या कारण? कारण कुछ भी नहीं है मैडम। कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे सीएम साहब जो हमारे तेलंगाना का डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के पीछे हमारे सीएम साहब लगे हुए हैं। पिछली बार मोदी जी आए थे यहाँ पर तेलंगाना में, तभी भी उनका कार्यक्रम व्यस्त था, और उसी कारण उनको टाइम नहीं मिलने के कारण हमारे सीएम साहब मोदी जी की सभा में नहीं जा चुके। अच्छा गोविंद जी, हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब को भेजे थे उनके स्वागत के लिए। जी चलिए, लगता है कि आवाज स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है आप तक हमारी और हम तक आपकी, तो मैं तिवारी जी का रुख कर लेती हूं। तिवारी जी, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा फोकस है वो दक्षिण पर है। पूर्ववर्ती सरकारों में कांग्रेस दक्षिण नेताओं को काफी महत्व देती रही है। क्या कांग्रेस दोबारा से सत्ता वहां जनाधार बना पाएगी सत्ता में आकर? देखिए, राजनीतिक इतिहास तो यही बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास रहे हैं वो प्रयास हमेशा दक्षिण भारत में असफल रहे हैं। उत्तर भारत के भी कई राज्यों में पहले भी असफल रहे, क्योंकि आज सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, और किसी भी राजनीतिक दल को अपनी कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कागज पे वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कागज हैं जो अभी भी ब्लैंक हैं, खाली हैं। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नगण्य है। आज प्रधानमंत्री जी को चुनाव 2024 में है, और अचानक याद आई है कि दक्षिण भारत की तरफ भी रुख करना चाहिए। तो दक्षिण भारत में चुनावी परिप्रेक्ष्य में वो गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड है, और चुनावी आकलन के मद्देनजर अगर प्रधानमंत्री के रूप में वो दक्षिण भारत गए हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और रही बात सफलता असफलता की, तो लोकतंत्र में जनता इस बात का फैसला करती है कि कौन सफल है कौन असफल है। अभी तक की तो परिस्थितियां जो अभी तेलंगाना सुन रहा था, अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब उस बातों पर कितने लोग गौर करते हैं और उसका क्या लोगों के दिमाग में वो बात बैठती है नहीं बैठती है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान तक का यही स्थिति रही है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की स्थिति में है, और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के पूरे भाषण से कुछ होने वाला है, कुछ मिलने वाला है। जो लोग भी उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो,
प्रधानमंत्री के 8 वर्षों की कार्यशैली को समझ चुके हैं। लच्छेदार भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की धरती में लोग परिणाम खोजते हैं और जो परिणाम अपेक्षित था वो परिणाम के विपरीत लोगों को मिला है। रोजगार खत्म है, बेरोजगारी के दर बढ़े हैं, उद्योग धंधे नहीं हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। ये बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हैं। अब रोज 3-4 मनोज जी हमारे साथ कपड़े गोविंद जी भी बदलने जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। गोविंद जी, चंद्रशेखर राव साहब इतना नाराज क्यों चल रहे हैं आप लोगों से? वो तो आपके पुराने साथी भी रहे हैं। ऐसा है, चंद्रशेखर राव जी को मैं समझता हूँ पिछले साल 1.5 साल से क्या हो गया पता नहीं है, क्योंकि वे प्रधानमंत्री जी जब भी हैदराबाद आते हैं उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका इरादा क्या है पता नहीं। और वो बोलते एक है, करते एक हैं, और बात करते दिल्ली जाते हैं, बिहार में जाके मिलते हैं, यूपी में जाके मिलते हैं, तमिलनाडु में जाके मिलते हैं, परंतु तेलंगाना को नहीं देखते हैं। तेलंगाना में प्रोटोकॉल क्या बोलता है? प्रोटोकॉल यही बोलता है कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ पे कोई राजनीति करना नहीं है अपने को। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आकर इनॉग्रेशन कर रहे हैं, रामगुंडम में फर्टिलाइजर फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जो यूरिया जो किसानों को मिलना चाहिए था उसके लिए उन्होंने यहाँ पर आया, और यहाँ पर अभी भी आए, वो आकर वो अभी यहाँ से रामगुंडम जाएंगे और इनॉग्रेशन करेंगे। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता कि चंद्रशेखर राव साहब 2 साल पहले तो ठीक थे, पार्लियामेंट में भी बात करते थे, अब एकाएक क्या हो गया पता नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिक्कर स्कैम हुआ है, लिक्कर स्कैम के अंदर भी कौन कौन जुड़ रहे हैं पता नहीं है, और इनको क्या पेट में दर्द है पता नहीं। मैं समझता हूँ रावण का भी इतना गरूर नहीं चला जो चंद्रशेखर राव जी का यहाँ पर चलेगा। ये बहुत बड़ी हंसी की बात है, क्योंकि वे आ रहे हैं यहाँ पर इनॉग्रेशन करने, तो इनका फर्ज बनता है। इससे पहले भी चलो भाई प्राइवेट प्रोग्राम में आ रहे हैं, नहीं आए, प्राइवेट प्रोग्राम रहने दो या ऑफिशियल प्रोग्राम रहने दो, वे हमारे देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो अभी तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर साहब गए, केरला में गए तो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। अरे राजनीति एक तरफ है और प्रोटोकॉल एक तरफ है, आना चाहिए था। मैं समझता हूँ उनको भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है देश। क्या तेलंगाना क्या भारत से अलग है क्या? राजेश जी, बीजेपी इस दौरान आरोप लगा रही है और कह रही है कि रावण को भी इतना गरूर नहीं था जितना राव साहब को हो गया। मैं गोविंद जी से एक ही बात पूछना चाहूंगा, जब लास्ट टाइम हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे तेलंगाना में, हमारे तलसानी श्रीनिवास यादव हमारे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर साहब उनका जाके स्वागत करते हैं, हमारे सीएम साहब भी खुद उनको आई के लिए भेजे थे, और अभी भी आज आए हमारे मोदी साहब, उनका भी स्वागत करने के लिए हमारे सीएम साहब ने हमारे एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब को भेजा है। ये जो बीजेपी वालों का आरोप रहता कि इनके ऊपर आरोप मानो अपने टीआरएस कुछ काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जैसे कि अभी बताए लिक्कर का तो काम सीबीआई ईडी करेंगी, उनका जो काम करना है वो लोग करेंगे। अच्छा राजेश जी, हम लोग राजनीतिक दलों के दक्षिण फोकस पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी नई नई सौगात दे रहे हैं, इन सब का उधर की जनता पर क्या कुछ प्रभाव है? प्रभाव तो देखिए देश की जनता तय करेगी या तेलंगाना की जनता तय करेगी। जो हमारे सीएम साहब हमारे तेलंगाना की जनता को जो स्कीम दिए, जो बेनिफिट दिए, उसके आधार पर जनता फैसला करेंगी। चलिए दलितों को चलिए गोविंद जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ लगातार मनोज तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, आपकी राजनीतिक यात्राओं पर मोदी जी की सुविधाएं भारी पड़ेंगी? देखिए, हमारी प्रतिद्वंदिता जो है वो मोदी जी से नहीं है, हमारी प्रतिद्वंदिता मोदी जी की नीतियों से है। और हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी ने जो शुरुआत की है वो देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलेगी। राहुल गांधी एक सामाजिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति हैं, और एक राजनेता, राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जनता से मिलने का काम करे
और पदयात्रा करें। मुझे लगता है भारत के इतिहास की ये सबसे लंबी पदयात्रा होगी और सबसे बड़ी पदयात्रा होगी। तो राजनीतिक स्वरूप को बदलना आवश्यक है। और क्यों बदलना आवश्यक है? सत्ता की खातिर देश की व्यवस्था को बदल देना और धर्म के नाम पर राजनीति करना, लोगों को भड़काना, लोगों को भाई से भाई को लड़वाना, ये आखिर भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ी क्यों? इसलिए कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के सामाजिक माहौल में बहुत सारी विसंगतियां जानबूझकर पैदा की गई हैं और ये देश के लोगों को तय करना है। और दूसरी बात, एक बात और भी है कि देश की स्वतंत्रता के पहले भी कांग्रेस को जब लगा था कि देश को आजादी की आवश्यकता है, हमें लगता है पुनः एक देश को आजादी की आवश्यकता है और वो आजादी की मानसिकता के लोगों से है। और इसके लिए हम लोगों को आंदोलन, सड़क पर उतरना, कांग्रेस का नाम ही आंदोलन है। अब भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ में नहीं आ रहा, वो लोगों को लग रहा है कि 8 वर्षों से हम सत्ता में हैं, अब सत्ता से जाने वाले नहीं हैं। अब इनको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में आ रही हैं और हमको अभी समझ है कि भारत की संस्कृति जो है और भारत की व्यवस्था ही भारत की धरोहर है और उसको बचाने की खातिर जो भी कांग्रेसी होगा, जो भी भारतीय होगा, वो निश्चित रूप से राहुल गांधी की इस पदयात्रा का समर्थन करेगा। और मोदी जी को डर तो है, इसमें कहाँ दो राय है। अभी उनको बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, अभी बहुत सारी चीजें याद आएंगी। गोविंद जी, राहुल गांधी की जो पदयात्रा चल रही है उसको लेकर आप लोगों को डर है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ। 2014 के बाद ये पहली राहुल जी की पदयात्रा है। आज क्या हो गया है कि राहुल जी की पदयात्रा से क्या डरेंगे क्या? न तो भारतीय जनता पार्टी रखेंगे और न देश के नागरिक डरेंगे। और पदयात्रा ही है। पदयात्रा अभी आज ही निकालना कि क्यों हुई पदयात्रा उनको? इतने साल तक क्या हुआ था? जब भी यहाँ इलेक्शन होते थे तो विदेश यात्रा करते थे और जैसे ही इलेक्शन हो गए फिर विदेश यात्रा करते थे। तो अभी इतनी क्या हो गई कि पदयात्रा करने के उनके पदयात्रा करेंगे तो बीजेपी कभी नहीं नाराज हुई उनको पदयात्रा क्यों कर रहे बोलकर, कभी कुछ नहीं बोला था। तिवारी जी जवाब देना चाहेंगे? राहुल गांधी तो अक्सर विदेश यात्रा करते थे, बीजेपी का ये कहना है, अब आखिरकार कैसे उनको यात्राओं की याद आ गई, कैसे पदयात्रा करने लगे वो? राहुल गांधी के महत्व को जरा समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की कितनी पैनी निगाह है कि राहुल गांधी करते क्या है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जानकारी का अभाव हो सकता है। राहुल गांधी संघर्ष की राजनीति का नाम ही राहुल गांधी है। अब देश का प्रधानमंत्री बनने का लालच उनको न कभी इस नेहरू परिवार को कभी रहा है और न कभी रहेगा। यही तो कारण है कि 52 वर्षों तक लोगों ने नेहरू परिवार पर भरोसा किया, गांधी परिवार पर भरोसा किया। दूसरी बात, एक बात और भी है कि देखिए, सत्ता और सत्ता के स्वरूप और राजनीतिक चेहरा और व्यक्ति की सोच, ये बहुत सारी चीजें नेता को नेता बनाती है। राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में तुलना की ही नहीं जा सकती है। नरेंद्र मोदी सत्ता का नाम हो सकता है, राहुल गांधी संघर्ष का नाम है। और दूसरी बात, मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ, देखिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, इस बात का डर है कि नहीं है तो उनके तेलंगाना की यात्रा ही बता रही है। अभी दक्षिण भारत उनको याद आया है। अब जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे वहाँ नरेंद्र मोदी जी पीछे पीछे जाएंगे और वहाँ जाके बहुत सारे सौगात देंगे, बहुत सारे उद्घाटन करेंगे। चलिए, 2024 तो जहाँ राहुल जाएंगे वहाँ मोदी जी पीछे पीछे जाएंगे, मनोज तिवारी ये कह रहे हैं। राजेश जी, अब तो आप लोग भी भारत राष्ट्र समिति हो चुके हैं, क्या जिस तरह से उत्तर भारतीय दलों की दक्षिण में रुचि बढ़ती जा रही है, वैसे ही आप लोग भी उत्तर में राजनीतिक प्रसार को लेकर काम कर रहे हैं? चंद्रशेखर राव साहब तो कई असफल प्रयास कर चुके हैं गठबंधन के। हम तो हमारे राज्य में बड़ी खूबी से काम कर रहे हैं। इसका पहले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तो एक ही पार्टी है, क्योंकि इसका जवाब अब मनगुड़ इलेक्शन में दे चुके हम। ताकि गोविंद जी जो स्टैंड पे ठहरे वो एक स्टैंड पे नहीं रहते, कभी वो इधर बदलते कभी उधर बदलते हैं। हम उनसे क्या बात करेंगे? हम उनसे मनगुड़ का जवाब हम इलेक्शन में दे चुके हैं। जी अच्छा गोविंद जी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर बात चल रही है, चलते चलते ये बताइए, आपको लगता है कि दक्षिण में कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी, कुछ फायदा मिलेगा उसको?
ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस का पूरा सफाई हो गया था। और मैं नहीं समझता कि दक्षिण में भी या उत्तर भारत में या कहीं पे भी अभी कांग्रेस को भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर जो होती है, और अभी एक जो ड्रामा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, एक ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा था, वो ड्रामा खेला गया और इलेक्ट हो गए। इलेक्ट होने के बाद में अब ये जो पदयात्रा कर रहे हैं, और ये बोल रहे थे कि हमारे मनोज भाई कि भाई जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जाते हैं उनके पीछे पीछे मोदी जी जाते हैं। क्या मियाँ बीवी कहे क्या कि उनके पीछे जाएंगे, इनके पीछे जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी है, राहुल गांधी है। उनका कंपैरिजन 0% भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी जमीनी स्तर से कार्य किए थे वो लोग, और वो चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद में गुजरात को भी डेवलप किया। राहुल गांधी कहाँ से आ गए? क्योंकि कभी चलिए, मोदी जी की जिस तरीके से अपनी पहचान है, उसी तरीके से राहुल गांधी की भी अपनी पहचान है, और ठीक उसी तरीके से चंद्रशेखर राव की भी अपनी, उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।